पीवीएन रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने गांव में, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारे दिल अजीज बहुत ही खास मित्र युवा साहित्यकार कपिल भारद्वाज जी हमारे पास पहुंचे हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान में जो युवा साहित्यकार हैं अपने देहात में, युवा कलाकार हैं, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, नए खिलाड़ी हो, या कोई कलाकार हो जो वाद्य यंत्र बजाता है, या किसी में विभिन्न प्रकार की उच्चतम दर्जे की जो कला है, उनको अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समाज के सामने लाने का हमारा प्रयास है। उसी कड़ी में आज की जो हमारी वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो है, एक युवा साहित्यकार के बारे में। तो इनका एक काव्य संग्रह भी फिर देवता आ गए प्रकाशन है इसका, कपिल भारद्वाज जियों का। और आज ये जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, किस किस दौर से ये गुजरे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी इन्हीं की जुबानी आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। तो कपिल जी राम राम। राम राम मास्टर जी, नमस्कार आपको। कपिल जी, हमारे पीवीएन रिकॉर्ड चैनल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मास्टर जी, आपसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है और बड़ी सुखद मुलाकात होगी ऐसी अपेक्षा है। हमें भी बेहद खुशी है आपसे मुलाकात करके, हमारा भी मतलब हृदय गदगद हो गया है। तो कपिल जी, आप अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपनी शिक्षा इत्यादि के बारे में, शिक्षा दीक्षा इत्यादि के बारे में हमें मतलब हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए मास्टर जी, जो आपने मतलब शुरू में आपने जिक्र किया कि मुकाम, ऐसी तो कोई किसी ऐसे मुकाम पे तो वो बात तो नहीं है। और जहाँ तक बात है परिवेश की और जो सामाजिक परिचय है, उस हिसाब से मेरा गांव खरकपुनिया है। बरवाड़ा के पास है, बरवाड़ा जींद रोड पे। बरवाड़ा तहसील होगी? तहसील उकलाना है शायद। अच्छा, उकलाना। या फिर उकलाना वो एमएलए का वो जो सेंटर है वो, हाँ ब्लॉक वगैरह, वो मतलब दूसरी चीज़ें हैं। तो परिवार में सभी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है हमारी संस्कृति में, और पृथ्वी एक परिवार है अपना। तो और अगर बिल्कुल एकदम नज़दीकी लोगों की बात करें तो बहुत सारे दोस्त भी हैं, माता पिता भी हैं, और भाई भी हैं, भाभियाँ हैं, और चाचियाँ चाची, बहुत बड़ा परिवार है अपना, ऐसी बात नहीं है। और शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई है, +2 तक सरकारी स्कूल में मैं गया। और मुझे याद आते हैं कुछ टीचर्स, जब आपने पूछा तो उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं फिर हिसार गया गवर्नमेंट कॉलेज में। और फिर 2014 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर किया हिंदी से। 2014 में मैं गया था वहाँ पे, और उसके बाद एमफिल भी वहीं से किया। और अब फ़िलहाल पीएचडी चल रही है वहाँ पे। प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी हैं, जो ऑफिशियल गुरु भी हैं, और हर प्रकार से जिनसे बहुत कुछ सीखा है। पीएचडी उनके मार्गदर्शन में ही मैं कर रहा हूँ, एमफिल भी उन्हीं के मार्गदर्शन में की है। तो अभी तक यही चल रहा है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, जहाँ तक मेरा मतलब अपनी नॉलेज का हिसाब है, लोहारी गांव से हैं। अभी फ़िलहाल तो कुरुक्षेत्र ही रह रहे हैं वो, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से अध्यापन कर रहे हैं। और देश हरियाणा पत्रिका जो है वो बिल्कुल बिल्कुल उनके संपादक हैं, देश हरियाणा पत्रिका के संपादक हैं। और बहुत सारी पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हैं, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, प्रेमचंद पर बहुत शानदार काम है उनका। तो जब ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होता ही है फिर।
जी। तो उनके मार्गदर्शन में देश हरियाणा पत्रिका से आप भी जुड़े हुए हो? हाँ बिल्कुल, शुरू से ही देश हरियाणा की तमाम गतिविधियों में मैं श्रोता के तौर पर या दर्शक के तौर पर वहाँ गया हूँ। एक बार युवा कवि सम्मेलन में भी मैंने वहाँ पे भाग लिया है। तो शुरू से ही, और पत्रिका जो है वो लगातार चल रही है और बहुत बेहतरीन, मतलब पत्रिका के तौर पर उसने अपनी जगह बनाई है। आपने पढ़ा होगा देश हरियाणा को? मैंने भी उसके कई अंक पढ़े हैं। मुझे खासकर वो लगा विभाजन वाला। उनका देश भगवाना चौधरी जो उसमें कहानी है जो 21 गांव की, वो बेहतरीन है। अच्छा। नहीं, उन्होंने बहुत शानदार, एक बाल मुकुंद गुप्त पे बहुत शानदार अंक, विशेषांक निकाला। और पत्रिका का एक अंक मुझे याद आता है, गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह पे एक विशेषांक था, वो भी बहुत शानदार। और बाकी जितने भी विशेषांक आए हैं या कोई भी सामान्य अंक भी आए हैं, तो देश हरियाणा पत्रिका ने अपनी विशिष्ट जगह बनाई है, ये निश्चित। और आपका भी एक मैंने लेख पढ़ा था, शायद मास्टर सतबीर के। तो ये मतलब चीज़ें थी वहाँ पे। तो अब आप अपने मतलब जब आपके लेखन की शुरुआत हुई उसके बारे में बताएं, अपने खुद के लेखन के बारे में, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से आपने मतलब पहली बार कोई पंक्ति लिखी हो या कोई गद्य में या पद्य में, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई। 2014 में जब मैं गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बहुत सारी किताबें हिंदी लिटरेचर की थी, और उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। और फिर आसपास बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो साहित्य में, लिटरेचर में बखूबी रुचि रखते थे। उनके साथ संयोग ऐसा बना कि गोष्ठियाँ वगैरह, मतलब वातावरण ही वैसा। हाँ, वातावरण ऐसा निर्मित हुआ, वहाँ पे गोष्ठियाँ होने लगी, गोष्ठियाँ हम आयोजित करने लगे, और दूसरे गोष्ठियों में हम जाने लगे जो कई वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर लोगों को देख देख करके महसूस हुआ कि कुछ अंदर जो एक कवि के लिए या एक साहित्यकार के लिए जो परिवेश जो चाहिए होता है वो मुझे मिला, जिसके कारण मैंने फिर कविताएं लिखना शुरू किया। और कलमकार मंच की एक स्थापना हमने की थी, कुछ दूसरे दोस्त थे, डॉक्टर जसबीर जी थे, शैलेंद्र और सितेंद्र और दिग्विजय, बहुत सारे लोग थे। अमनजीत बोला बाद में मुझे मतलब मिले, वो उससे पहले की बात है। और बस वहीं से फिर शुरुआत हुई लिखना, और फिर आगे बढ़ते चले गए, कविताओं की समझ होती चली गई, और बस लिखना आगे बढ़ता चला गया। और फिर 2021 में, पिछले साल ही ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो काव्य संग्रह जी जी जी। तो आपकी जो पहली रचना है जो शुरुआत में आपने लिखी है, कोई ध्यान में वो लाइनें, ये रचना लिखी थी मैंने, ये मेरी पहली रचना थी, उसकी ये लाइनें थी, और किस विषय को लेकर के लिखी थी? मास्टर जी देखो, कोई भी कवि या लेखक होता है, उसकी प्रारंभिक जो रचनाएं होती हैं वो ऐसे ही कापियों में दफन हो जाती हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो बता पाते हैं कि उन्होंने पहली कविता किस प्रकार से लिखी थी या कैसे संदर्भ उसमें प्रयोग किए थे और किन विषयों को लेकर लिखी थी। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मैंने पहली कविता या पहली कोई ऐसा कोई मुझे अभी तक ध्यान नहीं है। तो आपने जब लिखना शुरू किया तो कोई ऐसा कवि जिसने या लेखक जिसने आपको भयंकर स्तर पर प्रभावित किया आपके लेखन के माध्यम से, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो किसी भी कवि या लेखक के लिए उसकी जो पाठकीय यात्रा होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो किन कवियों से, किन लेखकों से ज़्यादा प्रभावित है या किन का साहित्य वो ज़्यादा पढ़ पाया है। जब मैं लाइब्रेरी में इंटर हुआ और मैंने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया
तो बहुत ही, हालांकि वो जो पाठकीय यात्रा है वो बहुत अव्यवस्थित रही। जैसे कभी किसी का नॉवेल उठा लिया, जैसे कभी फिर काव्य संग्रह पढ़ लिया, फिर कोई कहानी पढ़ ली, फिर कोई पत्रिका उठा ली। तो इस प्रकार से जो पाठकीय यात्रा है, कभी मंटो उठा लिया, कभी प्रेमचंद का नॉवेल उठा लिया, कभी कुंवर नारायण की कविताएं उठा ली। तो इस प्रकार से पाठकीय यात्रा चली। और जहाँ तक भयंकर स्तर पर प्रभावित होने की बात है, और जिस प्रकार का मेरा स्वभाव रहा है और जिस प्रकार से मैं लिखता हूँ, अगर मैं कहूँ 3-4 नाम हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, जिनका साहित्य मैंने सबसे पहले पढ़ा। वो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ही मैंने मुंशी प्रेमचंद का लगभग जो उनका गद्य साहित्य था वो पढ़ लिया था। मुंशी प्रेमचंद एक नाम है। महाकवि 20वीं सदी के सबसे बड़े कवि निराला, जिनसे मैं बहुत भयंकर स्तर पर प्रभावित हुआ, जिन्होंने जीवन को भी बहुत अच्छे कहते हैं कि अच्छे लेवल पे प्रभावित किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, उसकी रचनाओं ने भी, और उसका जो उसकी पर्सनल लाइफ थी निराला की, बिल्कुल बिल्कुल निराली उन्होंने ज़िंदगी जी। उन्हें उस एक नाम फिर आता है मंटो का, उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार कहानीकार सआदत हसन मंटो, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जोन एलिया एक शायर हैं, पाकिस्तान के शायर हैं वो, कराची के, उनकी शायरी ने बहुत ज़बरदस्त मुझे प्रभावित किया। और एक नाम है वारिस शाह, पंजाबी। गुरुदयाल सिंह के नॉवेल जब मैंने पढ़े, पंजाबी साहित्यकार हैं, गद्यकार हैं, बड़े तगड़े। मडी का दीवा क्या शानदार नॉवेल है। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के की रचनाओं को, उनके साहित्य को पढ़ा तो उनसे बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ। कुंवर नारायण की कविता से बाद में जाकर के केदारनाथ सिंह की कविताएं पढ़ी, उनका साहित्य पढ़ा। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, देवी प्रसाद मिश्र एक कवि हैं, बहुत शानदार गज़ब के कवि हैं, उनकी कविताएं मैं पढ़ता रहता हूं। मंजीत भोला जो दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे, और बड़म्बा गांव से हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उनकी भी कलम जो है बहुत मारक गज़लें लिखते हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी ऊर्जा को साहित्य में बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। तो दोस्त भी हैं, बहुत मिलनसार भी हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। उनकी भी एक निराली ज़िंदगी है, वो जब हम बैठेंगे तब बात करेंगे। वो भी एक आला दर्जे के, उनकी ज़िंदगी भी कवितामयी है, मतलब सिर्फ रचनाएं लिखते नहीं हैं, उनका तो जीवन भी मतलब एक प्रकार से कवितामयी है, गज़लें लिखते हैं। कुछ एक और लोग हैं जो मतलब फिसल रहे हैं, जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ अभी भी। तो इस प्रकार से ये पाठकीय यात्रा रही है, जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर प्रभावित किया। तो कपिल जी, एक और मतलब प्रश्न है मेरा कि कहा जाता है कि कवि समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता या समाज से परे होता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो समन्वय नहीं कर पाता समाज में। देखिए, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, कवि का जिस प्रकार से व्यक्तित्व बन जाता है, या जिस प्रकार से उसकी जीवन की आकांक्षाएं, उसके नियम बन जाते हैं, वो समाज में काफ़ी हद तक मतलब एडजस्ट करने के लायक नहीं होते। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि समाज किसी और रास्ते से जा रहा है, और जो कवि या लेखक है उसका रास्ता जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो जिस प्रकार की सोच से निर्मित हुआ है उसमें समाज। आप इस प्रश्न को उल्टा कर दीजिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि समाज जो है वो कवि की सोच से एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अपने समाज में, किसी भी समाज में, चाहे वो यूरोप का समाज हो, चाहे वो भारत का समाज हो, जिस प्रकार के नियम और कायदे कानून होते हैं, और जिस प्रकार के मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की बेड़ियाँ होती हैं समाज में, बंधन जिनको बोला जाता है अलग अलग प्रकार से, तो उनको कवि या लेखक तोड़ना चाहता है, और समाज जो है उन बंधनों में
बंधा रहना चाहता है, उनको वो बेड़ियाँ अच्छी लगने लगती हैं। तो जो कवि होता है फिर वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको बड़ा दुरूह हो जाता है उसके लिए। हालांकि कविता जो है एक सामाजिक कार्य ही है, समाज को सही दिशा देने का काम करती है कविता या कोई भी साहित्य की तमाम विधाएं। वो समाज को एक अच्छा समाज देखना चाहता है हर कवि। हालांकि वो खुद एडजस्ट नहीं हो पाता, जैसे निराला थे, निराला ने कितने बंधनों को तोड़ा, इसलिए वो समाज में फिट नहीं हो पाए उस प्रकार से। जॉन एलिया थे या दूसरे जो बड़े कवि थे वो इस प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो बेड़ियाँ, जो बैरियर है उनको तोड़ने की होती है, और जो समाज है उन बैरियर्स को मतलब अपनाना चाहता है, उसी में फंसा रहना चाहता है। तो इस प्रकार से कंट्राडिक्शन बन जाते हैं, कंट्राडिक्शन हो जाते हैं। तो फिर उससे फिर आपस में द्वंद्वात्मक स्थिति हो जाती है, और इसलिए समाज को कई बार समाज कह देता है कि ये कवि तो पागल होते हैं, या जिस प्रकार से बहुत सारे दार्शनिकों ने, प्लेटो ने कह दिया था कि जो कवि होता है उनको तो जंगलों में छोड़ देना चाहिए, समाज के लायक नहीं होते ये नहीं। हालांकि वो दूसरे संदर्भों में बात कर रहा था, लेकिन जो समाज के आज मैं देखता हूँ तो कवि के लिए काफ़ी कठिन है समाज में एडजस्ट हो जाना। तो इसका कारण यही है कि सोच में अंतर है, दोनों की सोच में अंतर है। तो इसलिए कहा जाता है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसके अनुसार तो जहाँ तक मतलब हमारा मानना है तो ये मतलब पंक्ति इतनी सार्थक सिद्ध नहीं होती। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि जो कविता है वो सामाजिक संदर्भों और उसको लेकर के बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, लेकिन मैं कवि के व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ कि वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पाता। कविता और कवि, जब कोई कवि कविता लिखता है तो वो उससे परे हो जाता है, और वो जो आपने कहा कि जन समूह के हृदय का विकास है, ये ठीक बात है, काफ़ी हद तक ये सही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कविता में, सिर्फ सामाजिक चीज़ें ही नहीं है, राजनीतिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक कविता तैयार होती है, एक कवि तैयार होता है। तो कवि को सृजन करने वाला कहा जाता है। क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? हाँ, मृत्यु से तो डर इतना तो ऊपर उठे नहीं है कि बिल्कुल ही भय समाप्त हो गया हो मृत्यु का। मृत्यु से तो लगता ही है चाहे, लेकिन जब कोई भी कवि एक ऐसी रचना बना लेता है या लिख लेता है, कोई ऐसी कविता या कोई ऐसा नोवेल, तो उसको लगता है कि उसने सृजनता का एक नया आयाम छुआ है, और उसको मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन मृत्यु से ऊपर उठना एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक बात है, सृजनता और मृत्यु दोनों, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। ये एक दार्शनिक क्वेश्चन है, और कोई अच्छा दार्शनिक ही इसका सही उत्तर दे सकता है। मुझे लगता है मृत्यु से डर, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश में करता रहता हूँ। सुमित्रानंदन पंत जियों ने एक पंक्ति लिखी है, उन्होंने मतलब कवि के बारे में लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा, आहा से उपजा होगा गान गान, फिर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता कविता अनजान। तो इसके बारे में मतलब उन्होंने वियोग को इसका माध्यम बताया है, तो उसके बारे में देखिए, पंत से पहले भी और पंत के बाद भी बहुत सारे कवियों ने इस प्रकार की बात कही है कि जो वियोग है, जो दुख है, वो किसी कविता का सृजन करवाता है। ये काफ़ी मतलब बहुत हद तक ये सही बात है। दुख, अत्यधिक दुख, जब महर्षि वाल्मीकि को अत्यधिक दुख हुआ तब उन्होंने रामायण की रचना की। उससे पहले वो ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। और जो इसमें ये जो चीज़ है ना, ये दुख वाली, इसमें भी दो पक्ष हैं। एक तो व्यक्ति का व्यक्तिगत दुख, जैसे मान ले मेरे ताप चढ़ गया, या मेरा बुखार हो गया, या मेरा सिर दुख है, ये तो व्यक्तिगत दुख हो गया। या मेरी प्रेमिका
की शादी किसी और से होगी, या मैंने जैसे निराला के जीवन में बहुत सारी मृत्युएं थी, उन्होंने मृत्यु को देखा, ये व्यक्तिगत दुख है। एक दूसरा दुख होता है सामाजिक चीज़ों को देखकर, मान ले समाज में कोई जातिगत विषमताएं इतनी हैं, धर्म के नाम पर इतने कत्लेआम मचते हैं, जैसे 47 में जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो दंगे हुए, उनको देख कर के दुख पैदा होना। जैसे महर्षि वाल्मीकि को उसका व्यक्तिगत दुख नहीं था, वो महर्षि वाल्मीकि का, उसने देखा कि एक क्रॉस जो पक्षी है उसको तीर लगा है, वो घायल अवस्था में है, वो पड़ रहा, तो उसके मन में उसके प्रति दुख पैदा हुआ, तब जा कर के कविता निकली। व्यक्तिगत दुख और सामाजिक दुख जब आपस में मिल जाते हैं तब कविता का जो विकास है वो मतलब फिर बढ़ता ही चला जाता है। किसी भी कवि के जीवन में व्यक्तिगत दुख और सामाजिक दुख ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे कवि ऐसे भी होंगे जिनको व्यक्तिगत दुख अनुभव ना हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी। व्यक्तिगत दुख के कवि बहुत, चाहे निराला हों, चाहे जयशंकर प्रसाद हों, चाहे बड़े बड़े कवि, कोई भी, आपको पता ही है, आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, तो आपको भी पता होगा इस बारे में। जैसे निराला जी ने भी लिखा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज ना कही। और अज्ञेय जियों ने भी कहा कि दुख इंसान को मांझता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कर रहा था। अज्ञेय की बात हो, चाहे यही चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी कवि या साहित्यकार के जीवन में जो पीड़ाएं उभरती हैं, मुझे जब यहाँ अज्ञेय की और निराला की बात चलती है, इतने ये बड़े लोग थे, महाकवि थे, तो चीज़ें स्वयं के इर्द गिर्द भी घूमती हुई दिखाई देती हैं। मैंने बहुत संस्मरण पढ़े इनके बारे में, महाकवि निराला के बारे में, अज्ञेय के बारे में। महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य ही मतलब वही दुख से और भाव से पूर्ण है। तो ये मतलब देखते हैं वही मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि व्यक्तिगत दुख को जब सामाजिक हितों में जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो वो कवि का विकास माना जाता है। जहाँ तक आपका मानना है, आपके अनुसार मतलब साहित्य में गद्य साहित्य को आप ऊंचा मतलब उसका दर्जा ऊंचा मानते हो, या पद्य साहित्य का लेखन के माध्यम से? ये बहुत मतलब कठिन प्रश्न है मेरे हिसाब से कि गद्य की साहित्य की किस विधा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाए। तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज में जो ज़्यादा स्तर पर फैलती है वो है कविता। कविता समाज में अपनी जगह आसानी से बना लेती है। मुझे ध्यान आते हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है बाबा नागार्जुन को। बाबा नागार्जुन ऐसे झूमते हुए जब कविता पढ़ते थे, ऐसे झूमते हुए मतलब वो रचना का पाठ करते थे, तो वो जो उनकी जो कविता थी वो आसानी से, जैसे जेपी ने आंदोलन किया, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो वो वहाँ पे रामलीला मैदान में रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ गुनगुनाते थे। किसी भी आंदोलन में आप चले जाइए, जैसे अन्ना का आंदोलन था तो वहाँ पर कितने कवियों ने मतलब अपनी प्रस्तुतियाँ वहाँ पर दी। मतलब आंदोलन को जीवित रखने के लिए कविता बहुत ज़रूरी साधन मानी गई है हमेशा से ही। अगर हम मतलब आज़ादी के बाद का दौर देखें और आज़ादी के पहले का भी दौर देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता लिख करके, और बहुत सारे, हालांकि गद्य का भी इसमें योगदान है। मैं इसको गद्य को कमतर करके नहीं मतलब देख रहा हूँ, गद्य का बहुत, जैसे प्रेमचंद ने गोदान लिखा, और गोदान मतलब बहुत सारी कितनी कविताओं पे भारी पड़ता है। आपने पढ़ा है गोदान और उसकी व्यापकता को भी महसूस किया होगा कि, लेकिन फिर भी जो कविता है मुझे लगता है, ये मैं व्यक्तिगत, हालांकि बहुत कठिन प्रश्न है, कविता जो है वो समाज में अपनी जगह आसानी से बना लेती है।
और इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, मैंने अब तक कविताएं ही लिखी हैं, एक काव्य संग्रह आ चुका है, दूसरे पे मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा भी मतलब जल्दी ही 1-1.5 साल में मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो पर्सनल इच्छा है वो है कि मैं गद्य में काम करूँ, मैं नॉवेल लिखूँ, और वो इच्छा देखते हैं कब पूरी होती है। फिलहाल मैं कविताएं लिख रहा हूँ। मतलब साहित्य की दृष्टि से आप जहाँ तक मतलब हिंदी साहित्य की बात है, तो आप हरियाणवी साहित्य को किस नज़र से देखते हैं? हरियाणवी साहित्य के विकास के बारे में जहाँ तक आपने पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य के साथ साथ हरियाणवी साहित्य मतलब कितने प्रगति या विकास हुआ हरियाणवी साहित्य? देखिए, विशिष्ट साहित्य और लोक साहित्य, विशिष्ट साहित्य की अपनी एक धारा होती है, ठीक है, और लोक साहित्य की अपनी एक धारा होती है। लेकिन विशिष्ट साहित्य जो होता है वो लोक साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, हमेशा से ही आपने देखा होगा। मैंने तो कितने ही मुख्य धारा के, विशिष्ट धारा के नोवेल ऐसे पढ़े हैं जो लोक साहित्य से प्रभावित हैं, लोकल बोली से प्रभावित हैं। गुरुदयाल सिंह ने पंजाबी में कितने बड़े बड़े नॉवेल लिखे। नामवर सिंह ने कहा कि जो हिंदी मैंने गलत कहा, जो भारतीय साहित्य में जो उपन्यास की जो स्थिति गिर रही थी वो एक लोक बोली पंजाबी के साहित्यकार ने ऊपर उठा दी। मतलब नामवर सिंह ने गुरुदयाल सिंह के मढ़ी का दीवा के नोवेल के बारे में जब ऐसा बोला, और फिर मुझे याद आते हैं विजयदान देथा, राजस्थानी के बहुत बड़े आला दर्जे के कथाकार, बहुत शानदार। रामस्वरूप किसान एक नाम है, आप पढ़ना उनके गद्य साहित्य को, उनकी कविताओं को पढ़ना आप, राजस्थानी में लिखते हैं। कुछ और लोग हैं जिनके नाम स्किप हो रहे हैं मेरे से। तो लोक साहित्य है वो, उसकी एक अपनी एक विशिष्टता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। उसको कभी भी दोयम दर्जे का नहीं कहना चाहिए, न भाषा के स्तर पर न विचार के स्तर पर, क्योंकि गुरुदयाल सिंह हो, विजयदान देथा हो या रामस्वरूप किसान हो, इन्होंने भाषा और भाव के स्तर पर बहुत शानदार काम किया है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैंने महसूस किया है हरियाणवी साहित्य के बारे में, मतलब बहुत तीखी बातें करने के लिए मैं थोड़ा सा फेमस हूँ, मैं बहुत तीखी बातें करता रहता हूँ आलोचना के स्तर पर। हरियाणवी साहित्य मतलब आज के दिन मतलब एक बोगस साहित्य है, हरियाणवी में लिखा जा रहा। बहुत कम लोग हैं जो बहुत बेहतर लिख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, 90% जो हरियाणवी भाषा में लिख रहे हैं, हरियाणवी बोली में, लोकल लैंग्वेज में जो लिख रहे हैं हरियाणवी के, वो बोगस हैं। उनको विचार के स्तर पर, भाषा के स्तर पर रद्दी हैं बिल्कुल। लक्ष्मीचंद मांगेराम, मेहर सिंह और जगन्नाथ और ये जो कवि हुए हैं, सांगी हुए हैं अपनी लोकल भाषा में, मुंशीराम जांडली जी, हरिकेश पटवारी जी, या मतलब बाजे भगत जी, या एक मेहर सिंह जी, और भी मतलब जितने भी सुल्तान सिंह जी, नंदलाल जी, मतलब कितने भी नाम आप गिनाओ, इनका पूरा साहित्य आप एक जगह पे मतलब रख दीजिए। उसके बाद आप आज की बात कीजिए, 2022 में हम बैठे हैं, जो 21वीं सदी में हरियाणा में जो लिखने वाले लोग हैं उनमें बहुत कम लोग मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मंगत राम शास्त्री हैं, मंगत राम शास्त्री जी हैं, बहुत शानदार उनका काम है भाव और भाषा के स्तर पर। कविता लिखना मतलब ऐसा काम नहीं है कि आप मतलब इंजॉय के लिए कविता लिख रहे हो, आपने मज़ा आ रहा है, आपने 4 लाइनें बढ़ाई, मैं न्यू कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, तो वो उनका मैं नहीं मानता कि उनका कुछ योगदान है। और भी कुछ लोग हैं, रामधारी खटकड़ जी हैं, वो भी अच्छा लिखते हैं, मैंने उनकी कुछ रागनियाँ पढ़ी हैं। गद्य में मतलब बहुत कम काम। मैं मंगत राम शास्त्री जी को पर्सनली बोलता रहता हूँ कि सर जी आप मतलब गद्य में
कहानियाँ लिखिए, नॉवेल नहीं लिख पाते तो, और हो सके तो नॉवेल भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को देख नहीं पाता हूँ हरियाणवी बोली में जो बहुत अच्छा लिख रहे हों, बहुत आला दर्जे के, जो जिनको कहा जा सके कि ये पंजाबी साहित्य में, जो नानक सिंह कितना बड़ा नाम है, गुरदयाल सिंह कितना बड़ा नाम है, और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने लिखा है। लेकिन हरियाणवी में आप बताइए किसी नॉवेल का नाम जो दूसरी भाषाओं में अनुदित हुआ हो, जिसको बाहर की किसी लैंग्वेज में जिसका अनुवाद किया गया हो, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। हाँ बस ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं मतलब उम्मीद भी है उनसे कि वो हरियाणवी बोली में अच्छा लिख पाएँ। पहले कविता की समझ को अपनी बढ़ा लें और फिर उस पर काम करें तो वो बेहतर रहे। जैसा कि आपने अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र किया, तो साहित्य राजनीति को कहाँ तक प्रभावित करता है? देखिए, इसमें ठीक है, मैंने अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र संदर्भवश किया, लेकिन आज अगर हम अन्ना हजारे को देखें एक महीन दृष्टि से, तो वो जो आंदोलन था वो एक बोगस आंदोलन था। उसका उद्देश्य कुछ और था, आम लोगों में उसकी धारणा कुछ और बना दी गई। इस पर ज़्यादा बात तो क्या करें, अन्ना हजारे ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया वो सबके सामने है। राजनीतिक तीखी बातें, तो अगर मुद्दे पर बात करते हैं कि साहित्य कितना प्रभावित करता है। साहित्य राजनीति को बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त स्तर पर प्रभावित करता भी है और खुद भी राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता भी है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, सिर्फ साहित्य नहीं, आदमी का परिवार, आदमी का समाज, आदमी का गांव, आदमी का सब कुछ, अगर आप ये फ़ोन है, अगर मैं ये फ़ोन लिए हुए हूँ तो ये भी राजनीति के कारण है। अगर आप अपने हाथ में माइक पकड़े हुए हैं तो इसका कारण भी राजनीति बहुत व्यापक स्तर पर चीज़ों को प्रभावित करती है। आज अगर कोई युवा दर दर भटक रहा है, उसकी कहीं जॉब नहीं लगी है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे भी राजनीति बहुत शक्तिशाली मतलब आप देखेंगे। और जहाँ तक साहित्य की बात है, तो साहित्य तो आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ, और 1947 में हमने आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, तो उसमें आप कितने ही साहित्यकारों के, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के और जयशंकर प्रसाद, और उससे पहले बालमुकुंद गुप्त, और कितने सारे लोगों ने मतलब पत्रिकाएं निकाली, लोगों को प्रभावित करने का काम किया। आप सोजे वतन देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद की, जिसको जब्त कर लिया अंग्रेज़ों ने। हाँ, तो वो पूरा स्वाधीनता संग्राम में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त स्तर पर आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे साहित्यकार, बेचैन शर्मा उगर है, द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिकाएं निकाली, सरस्वती पत्रिका, और भी बहुत सारी सामाजिक स्तर पर जिसने मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। ऐसी कितनी पत्रिकाएं, बालमुकुंद गुप्त ने कितना काम किया स्वदेशी के प्रति। जो भारतेंदु मंडल के जितने भी, प्रताप नारायण मिश्र जैसे लोग थे, उन्होंने जागरूक करने का काम किया। और आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं, बाबा नागार्जुन को उठा लीजिए आप, उनकी कविताओं में पूरा बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, ऐसी कितनी कविताएं। इंदू जी इंदिरा गांधी पे कविताएं लिखी, जवाहरलाल पे कविताएं लिखी, और जेपी आंदोलन पर कविताएं लिखी। और उसके बाद श्रीकांत वर्मा ने मगध, उनका काव्य संग्रह है श्रीकांत वर्मा का, कितना शानदार और आगे आप कितने नाम अगर ले, धूमिल, आप धूमिल को पढ़िए, और सुदामा पांडे धूमिल, और मेरे देश की संसद मौन है जैसी कविताएं उसने लिखी। और बहुत सारे नाम और भी हैं। मुक्ति बोध, कितने बड़े राजनीतिक चेतना के कवि हैं। मुक्ति बोध बहुत शानदार।
कविताएं उनकी हैं राजनीति से प्रभावित। तो राजनीति तो जो है ना वो मनुष्य के विकास की को, उसके विवेक को, उसकी शिक्षा दीक्षा को, उसके सामाजिक परिवेश को पूरा प्रभावित करती ही है, और साहित्य को भी बहुत भयंकर स्तर पर प्रभावित करती है। तो कपिल जी, हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जो वर्तमान में सोशल मीडिया पे बहुत से मतलब युवा लेखक हैं, लिख रहे हैं, उनको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज से 10, 12, 15 साल पहले तक जब युवा लोगों को कोई संपादक अपनी पत्रिकाओं में जगह नहीं देता था और बार बार कोई संपादक उनकी किताबें नहीं छापता था, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब दबे कुचले हुए मतलब जिनके बारे में लोग पता नहीं कर पाए। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका भरपूर उपयोग युवा कवियों को, नए लोगों को करना चाहिए और कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त स्तर पर प्रभावित किया है चीज़ों को, और चेतना का प्रसार करने का भी काम किया है, कविता के स्तर पर भी। हालांकि किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते ही हैं, सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो अच्छी चीज़ें डालता है, अच्छी कविताएं प्रसारित करता है, अच्छे ग्रुप बनाकर, साहित्यिक ग्रुप बनाकर उसमें नए युवा लोगों की कविताएं। और अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कितने सारे लोग लाइव आकर के मतलब कविताएं पढ़ रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर के जागरूक किया जा रहा है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ बोगस लोग भी हैं जो बहुत ही जैसे कहते हैं कि अपने नाम के पीछे कवि लगा लेते हैं या कविता के नाम पर कुछ भी मतलब करते रहते हैं, वो अपना लिखते रहते हैं और डालते रहते हैं। लेकिन ठीक है, संवेदनशीलता एक अनिवार्य गुण है कविता लिखने का। तो संवेदनशीलता का प्रसार अगर हो तो वो अच्छी चीज़ है, वो किसी भी प्रकार से हो जाए, चाहे सोशल मीडिया के प्रसार से हो और चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो। वो ज़रूरी है, लोगों में जाना, समाज में जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कपिल जी, भारत की शिक्षा प्रणाली को आप किस प्रकार देखते हैं? शिक्षा प्रणाली, मुझे तो जब मैं गवर्नमेंट स्कूल को देखता हूँ गांव में, तो मैं अपनी ही शिक्षा दीक्षा को अगर एक बार पीछे मुड़ कर के देखूं और मुझे अगर मैं अच्छे से देखूं तो मुझे क्या ध्यान में आता है? मुझे ध्यान में यह आता है कि अगर एक स्कूल में 20 टीचर हैं तो 18 टीचर ऐसे हैं जो बहुत ही विचार और भावना के स्तर पर बिल्कुल ही लूज हैं, जो जातिगत घृणा रखते हैं, मानसिक संकीर्ण, और मतलब कास्ट के आधार पर इतना भेदभाव वो करते हैं। एक शिक्षक जब कास्ट के आधार पर भेदभाव करने लगता है तो आप सोच सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, अभी पीछे मटकी से पानी पीने का विवाद चल रहा है, जो वो चीज़ें हुई हैं। तो वो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, आप हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, या भारत के किसी भी स्टेट में आप गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति, बिहार में देख लीजिए आप, जिस प्रकार से जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव रखते हैं आपस में, और जो उनका काम है क्लास लेने का बहुत कम कर पाते हैं, नीचे से लेकर के, प्राइमरी टीचर से लेकर के और ऊपर तक। आप देख लीजिए विश्वविद्यालयों में भी बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे जो जिनके अंदर बहुत सारी कास्टिज्म है और भी दूसरी प्रकार की संकीर्णताएं हैं उनके मन में। तो ये समझनी चाहिए समाज को भी, और गांव के लोगों को भी चाहिए कि वो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। असल में तो सरकार ही शिक्षा के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। ये जो अपनी खट्टर सरकार है, या जो स्कूल बंद कर रहे हैं, काफ़ी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, किसी में स्टाफ नहीं है, स्टाफ की भर्ती नहीं कर रहे हैं, कहीं स्कूलों का कूड़ा हुआ है, कहीं पे बाथरूम नहीं है, कहीं पे मतलब
वो ही नहीं है, मतलब क्लासेस लगाने के लिए रूम नहीं है। तो जो शिक्षा का निजीकरण किया गया है, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकारों की भी सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। समाज को और लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर शिक्षा है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है ना कि शिक्षा जो है शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और समाज को भी लोगों को समझनी चाहिए ये चीज़ कि शिक्षा होगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे, समाज आगे बढ़ पाएगा, और जो संकीर्णताएं उनके आसपास हैं वो उनसे पार पा पाएंगे, उनसे आगे बढ़ पाएंगे। तो चाहिए कि एक हर गांव में एक कमेटी हो जो शिक्षा में अपने जो स्कूलों का है उसका सतर जो उसका लेवल है उसको देख सके, अच्छे से परख सके। तो लेकिन होता नहीं है कुछ भी ऐसा। बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी सेमिनारों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एसी रूम में बैठकर धरातल में क्या होता है, धरातल पे तो नथिंग है, अभी कुछ काम हो नहीं रहा है। सरकार भी स्कूलों को बंद कर रही है, तो निजीकरण जो किया जा रहा है शिक्षा का, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जो खड़े कर दिए गए हैं, कॉलेज खड़े कर दिए गए हैं। खैर देखते हैं, ये समाज एक न एक दिन तो जागरूक होगा ही। कोशिश यही है कि कविता के माध्यम से या साहित्य की दूसरी तमाम विधाओं से अगर कुछ लोगों को जागरूक किया जाए तो वो बेहतर रहे। हालांकि इसमें भी एक क्वेश्चन है कि फिर उपयोगितावाद एक टर्म है, बाजारवाद की एक टर्म है उपयोगितावाद। जैसे स्त्री का उपयोग कर लिया है बाजार ने स्त्री को घर से बाहर निकलने की आज़ादी तो दिला दी है, लेकिन स्त्री को कहाँ खड़ा कर दिया है बाजार ने। जब एक साबुन का विज्ञापन आता है और उसमें एक अधनंगी लड़की उसको विज्ञापन कर रही है, तो बाजार ने तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर बात की जा सकती है। बाजारवाद, उपयोगितावाद, दूसरे विमर्श हैं। आदिवासियों के जंगलों को मतलब इन पूंजीपतियों ने, लंपटों ने, इन पूंजीवादी लक्कड़ भग्गों ने जिस प्रकार से एक टर्म है क्रोनी कैपिटलिज्म, वो ऐसी टर्म है जिसमें राजनीति के साथ मिलकर के बड़े पूंजीपति बड़े स्तर पर गांव की ज़मीनों को खरीद लें, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग डालें, मतलब खेतों की ज़मीन को एक्वायर कर लें, और जो आदिवासियों की जंगलों को खरीदे। अब तो मतलब बाजारवाद इतना हावी हो गया है, क्रोनिक कैपिटलिज्म। मतलब ये तो जो सरकार है, मोदी सरकार है जो, पर मैं बिल्कुल नाम लेकर के कह रहा हूँ, एक कवि की मतलब यही एक खासियत आप देखेंगे कि जो उसको गलत लगता है वो उस पर बोलेगा, उस पर कविताएं भी लिखेगा। मतलब पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के जंगलों को, अलग अलग उद्योगपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को, जिनकी भूख कभी शांत नहीं होती, जो कभी थकते नहीं, मतलब लोगों का शोषण करते करते, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर जगह मतलब दक्षिण पंथियों का कब्जा है, और पूंजीवाद इनके साथ मिलकर के जिस प्रकार से लोगों को सामान्य चीज़ों में उलझा करके, धर्म के नाम पर के उलझा करके और दूसरी चीज़ें करके अपने काम कर रहा है, निजीकरण कर रहा है चीज़ों का। एक न एक दिन विस्फोट होगा ज़रूर, और वो विस्फोट वो भयंकर होगा। विस्फोट जब भी होता है, जब किसी चीज़ को बार बार दबाया जाता है, तो वो फिर एक न एक दिन फट पड़ेगी, और जब फटेगी वो, तो ये जितने भी आपको लकड़ बग्गे दिखाई दे रहे हैं, ये इनको ध्वस्त कर देगी एक न दिन। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी आशा है। आपकी आशा बिल्कुल सही है। देखते हैं लोग, मतलब जो देखने वाले हैं, जो आपके दर्शक हैं, किस प्रकार से इस बात को ले पाते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के पिट्ठू है, कुछ भी पानी मार, हाँ, मतलब जो भी है, ठीक है, एक न एक दिन उनके भी समझ में आएगी, काफ़ी लोगों के समझ में आ रही है। तो लौटते हैं साहित्य की ओर। और आपकी जो एमफिल हुई दर्शन निष्णात, किस विषय को लेकर? मेरी एमफिल लोक कवि हैं हमारे मुंशीराम जांडली जी,
मेरा एमफिल का टॉपिक था मुंशीराम जांडली की रागनियों में युगबोध, और प्रोफेसर सुभाष चंद्र के मार्गदर्शन में ये काम हुआ। और शायद मुंशीराम जांडली पर ऑफिशियल काम, ऑफिशियल मतलब एमफिल या पीएचडी, मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है। हालांकि किताब तो मुंशीराम जांडली पे डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर ने संपादित किताब है उनकी, आंसू कीर्ति प्रकाशन की तरफ से, लेकिन मेरे ध्यान में कोई ऐसा आया नहीं है यूनिवर्सिटी में ऐसा काम जो मुंशीराम जांडली पे किसी ने किया हो। तो लोक साहित्य पे, लोक कवि पे मुंशीराम, वो काम करना भी एक मतलब मुंशीराम जांडली के रचना क्रम को जानना भी एक अद्भुत मतलब मेरे लिए पर्सनली क्षण था। और क्योंकि उन्होंने बहुत हट कर के मतलब रचनाएं लिखी। लक्ष्मीचंद और मांगेराम जी या जो दूसरे उस समय के कवि थे या उससे पहले के जो कवि थे, अलग है। हाँ, उसकी भाषा भी, उसका शिल्प जो है वो इनसे बहुत अलग है मुंशीराम जांडली जी का। डबल मिलान है। हाँ, डबल मिलान भी है, और उर्दू के शब्द भी वहाँ फिट बैठते हैं। और जो लोकल, जो वहाँ की फतेहाबाद के थे वो, तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है बिल्कुल एकदम बोली जो है, उसके शब्द भी बहुतायत मात्रा में उसने प्रयोग किए। हालांकि वो करते ही हैं, हर मतलब लक्ष्मीचंद ने भी किए हैं। और मेरा मतलब ये था कि मैं पीएचडी में भी अपना टॉपिक जो है वो लोक साहित्य पर ही लूँ, लेकिन फिर मेरे को देखने को मिला कि बहुत सारा, अब यहाँ पर एक गोरख धंधा चल रहा है। ये गोरख धंधा है, मतलब कविता किसी और की है और उसको प्रस्तुत किसी और के नाम से किया जा रहा है। ये इसमें साहित्य में भी जैसे लोकल कवियों की तो छाप कटती थी। हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं, छाप कटना और ये एक ही बात है। मतलब अगर मान लो रचना है वो किसी सुल्तान शर्मा जी की और उसको बनाया जा रहा है लक्ष्मीचंद का। जैसे हरिकेश पटवारी की बहुत सी रचनाओं पर, हरिकेश पटवारी की बहुत सी रचनाएं हैं जिनको लोक जो कलाकार हैं, जो गायक प्रस्तुति देते हैं, इन्होंने मतलब गड्ढमड कर दिया है। दयाचंद मायना की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको दूसरे नामों से छापा जा रहा है। तो मैंने जो ये गोरख धंधा देखा, ये मतलब गड्ढमड देखी, तो मेरे को लगा कि ये इस पे काम ढंग से हो नहीं पाएगा और संतुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए मैंने फिर दूसरा टॉपिक पीएचडी के लिए, क्या है गांधी पे काम है, गांधी दर्शन पे, नाटकों में, हिंदी नाटकों में। तो गांधी पे देखते हैं, लोक साहित्य से सीधा फिलोसफिकल टॉपिक मेरे को मिला है। तो देखते हैं ये छलांग, पता नहीं क्या पता कहाँ तक, लेकिन गांधी एक बहुत बड़े विचारक हैं, फिलोसफर हैं, और जैसी धारणा समाज में बनी हुई है गांधी के प्रति, तो ज़रूर निश्चित रूप से उस धारणा को जो बनी हुई धारणा है उसको तोड़ने का काम मैं अपने स्तर पर, मैं ये नहीं कहता कि मैं मतलब गांधी का पूरा फ़ैन हो जाऊंगा या उसका, लेकिन जो मिथ्या बातें उसके बारे में कही जाती हैं उसके व्यक्तित्व से संबंधित, तो ज़रूर अपने स्तर पर कोशिश की जाए कि गांधी को सही संदर्भों में, सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने रखा जा सके। तो जैसे आपने अभी मुंशीराम जियों का जिक्र किया, आपने एमफिल में उनकी रचनाओं को मतलब उन पर आपने काम किया, तो मुझे भी उनकी एक रचना ध्यान में आती है। उन्होंने पाखंडवाद पे लिखा था कि गरां बैठ के ग्रंथ बना ले, झूठ चलावन लागे, जीभ चटोरे उत लुटेरे, जाल फैलावन लागे। चौथी कली में उन्होंने कहा है कि लंकपति के 20 भुजा, 10 शीश बता रखे हैं, बाणासुर का लाख हाथ, कई पहाड़ उठा रखे हैं, बस मासुर ने शिवजी विष्णु बहु बना रखे हैं, और राव सुगुड़ का 60,000 पूत बता रखे हैं। अच्छा। वासुदेव के कृष्ण ने बदमाश बतावन लगे, कै मुंशी जाट जंडली वाला ये पोप बकावन लगे। तो पाखंडवाद पर उन्होंने बहुत गहरा कटाक्ष किया, बहुत सी रचनाएं उनकी। देखिए, मुंशीराम जांडली इसी मामले में दूसरे हरियाणवी कवियों से अलग आपको दिखाई देंगे। पाखंडवाद पे बहुत गहरा मतलब तीखा प्रहार उन्होंने किया है।
अब अगर आपने जो ये रागनी की पंक्तियाँ सुनाई हैं, ये मतलब आपको दूसरे जो हरियाणवी कवि हैं उनके बहु नदार्द मिलेंगी आपको ये ऐसी बातें, बल्कि लक्ष्मीचंद और मांगेराम और मेहर सिंह जैसे लोग तो मतलब ख्वाबों और सपनों की मतलब कविताएं लिखते रहे, काल्पनिक चीज़ें लिखते रहे, मतलब कोई परी इंद्र के सभा से आ रही है, कोई जा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। एक और ये इस पे मेरे ध्यान रह गया कि उन्होंने लक्ष्मीचंद जियों का एक सॉन्ग है सेठ ताराचंद, काल्पनिक है। उन्होंने कहा है कि राज के मैं बैठ सेठानी आई दिल्ली में, इस तरह की मतलब उन्होंने एक रचना है, जबकि मतलब पानी वाले जहाज का जिक्र है, दिल्ली का कहीं समुद्र लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके पास महीन दृष्टि है देखने की, चीज़ों को देखने की महीन दृष्टि है, तो आप बिल्कुल साफ तौर पर देख पाएंगे कि मुंशीराम जांडली अलग कवि हैं। हालांकि इस बात से साबित नहीं होता कि लक्ष्मीचंद छोटे कवि हैं या मतलब लक्ष्मीचंद का अपना एक मतलब अपना उनकी जो भाव, उनका जो भाव वो प्रदर्शित करते थे अपनी रचनाओं में, वो बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है। जिस प्रकार के प्रतीक यूज करते थे लक्ष्मीचंद, जिस प्रकार का उनका मतलब शिल्प था, कितना सुगठित उन्होंने शिल्प प्रयोग किया, बिल्कुल एकदम। तभी मतलब जितने भी लोग गायक हैं, लोग कलाकार हैं, उन्होंने लक्ष्मीचंद को। और मुंशीराम जांडली की अगर आप देखेंगे, महात्मा गांधी पे भी बहुत सारी रागनियाँ हैं, गांधी पे उन्होंने लिखा। किसी भी कवि ने, हरियाणवी कवि ने, मुझे नहीं लगता कि गांधी पे लिखा। मुंशीराम जांडली ने हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए थे उन पर भी उन्होंने रागनियाँ लिखी। बहुत बहुत ज़बरदस्त मुंशीराम जांडली ने काम किया है, बाकी लोग नहीं कर पाए। हालांकि मुंशीराम जांडली को उस लेवल का जो दर्जा जो मिलना चाहिए था हरियाणवी कविता में या हरियाणवी साहित्य में, वो मतलब उससे अभी मतलब कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से अभी तक आया नहीं है, क्योंकि लोग जात के आधार पर इतने बंटे हुए हैं अपने हरियाणा में, और कास्ट का इतना प्रभाव है यहाँ पे, तो दूसरी चीज़ों को मतलब अस्त व्यस्त हो जाती हैं चीज़ें। हम प्रतीक के तौर पे तो लक्ष्मीचंद जियों को भी कम नहीं आंकते, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने इसमें महाभारत के इतिहास में लिखा रखा है कि तू शंखपति राजा। देखिए शंखपति इसको बोला जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लास्ट में शंखपति आवा, शंख आवा लास्ट में। तो ऐसे ऐसे प्रतीक उन्होंने प्रयोग किए हैं लक्ष्मीचंद जियों ने, तो लेखन में मतलब बहुत अच्छे थे हर, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग दायरा है, अलग अलग भाषा शैली है, अलग अलग तरीके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारे चैनल के लिए युवा जनरेशन को और मोटिवेट करने के लिए इतने अच्छे विचार और साहित्य से भी। मैं तो आपको मतलब अपने क्षेत्र में जहाँ तक मेरा अपना सोचने का नज़रिया, बहुत बड़े साहित्य से भी मैं मतलब आपको देखता हूँ। तो हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आपका 2 शब्द मार्गदर्शन के लिए। देखो मास्टर जी, साहित्य की जो यात्रा होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और मतलब उसमें लगातार काम करना पड़ता है। तो अभी तो यात्रा शुरू ही हुई है, और आप मेरे प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि मैंने तारीफ़ प्रशंसा बहुत कम मिली है लोगों से, लोग मेरे स्वभाव को लेकर के या मेरे रचना क्रम को लेकर के मतलब ऑफेंसिव रहते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका, और कीमती समय जैसा तो कुछ है नहीं, और ऐसी भी बात नहीं है कि मोटिवेशनल में मतलब इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ, उम्र में भी इतना ज्ञानी और इतनी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपने अपना ये जो YouTube चैनल बनाया है, आप इस पे अच्छे स्तर का काम करें। बहुत अच्छी आप में एबिलिटी है, योग्यता है। उस योग्यता के प्रति अगर आप न्याय कर पाएंगे तो एक मित्र होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी होगी। और जो आपके दर्शक हैं, मैं भी आपका दर्शक हूँ, आपका साथी हूँ, तो उन सभी को यही मतलब मेरी तरफ से एक छोटी सी सलाह है कि सोशल मीडिया पे या इस फ़ोन में अच्छी चीज़ों को देखें,
और समाज के प्रति पॉजिटिव बने रहें, अच्छा काम करें, विनम्र बने रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहें। और जो आपके चैनल जो आपका चैनल है वो भी खूब उन्नति करे। और सभी दोस्तों से आग्रह भी है कि जो ये चैनल है PVN रिकॉर्ड्स PVN रिकॉर्ड्स को लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मास्टर जी अपने मित्र हैं, इन्होंने उम्मीद जगाई है कि अच्छा काम करेंगे और आप अच्छा काम देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा साहित्यकार कपिल भारद्वाज जी, और इसी तरह की एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।